हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर नारी। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ करियर नारी और आज मैं बात करूंगी श्रेया शुक्ला से। श्रेया एसआरसीसी कॉलेज में पढ़ती है। इन्होंने सीयूईटी एग्जामिनेशन क्लियर किया बहुत अच्छे मार्क्स से। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, कैसे उसमें इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, और सबका ड्रीम कॉलेज जो कॉमर्स वालों का ड्रीम कॉलेज होता है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इतने बड़े बड़े एल्यूमिनाइज वहाँ के निकले हुए हैं, उस कॉलेज में कैसे हम एडमिशन लेते हैं। तो पहले था मेरिट के बेस पे होता था, बहुत डिफिकल्टी होती थी, 99 100 तक मेरिट जाती थी। लेकिन जब से लास्ट ईयर से सीयूईटी एग्जामिनेशन चालू हुआ है उसके बाद से इसका प्रोसेस डिफरेंट हो गया है। और क्या प्रोसेस है बेसिकली आज हम जानेंगे श्रेया से। सो वेलकम श्रेया, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ करियर नारी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करेंगे सीयूईटी एग्जामिनेशन के बारे में। अब श्रेया के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, श्रेया ने लास्ट ईयर सीयूईटी एग्जामिनेशन क्लियर किया था। उसके बाद में श्रेया को सबका ड्रीम कॉलेज, आपका ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी मिला और अभी करेंटली श्रेया वहां पे पढ़ रही है। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है गेस? जी, फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर के अभी एग्जामिनेशन हुए तो मुझे श्रेया अवेलेबल मिली, तो मैंने सोचा कि फटाफट अपने चैनल पे लाते हैं। और फर्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल की इनॉग्रेशन वीडियो, वो श्रेया के हाथों हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रेया, पहले हम जानेंगे कि आपने, जब हम 12th में होते हैं तो 12th की पढ़ाई होती है, उसके बाद में आता है करियर के बारे में। हम सोचते हैं कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें थी, आप पहले वो बताओ कि ये मैं करूंगी आगे चल के कभी। देखिए, पहले तो सीयूईटी का डिसाइडेड नहीं था कि सीयूईटी होना है, तो पहले तो प्लान यही था कि क्लैट का एग्जाम देना है और एलएलबी की फील्ड में आगे जाना है। लेकिन उसके बाद जो है अथॉरिटीज ने मतलब सीयूईटी का प्रपोजल दिया, तो पहले भी कंफर्म नहीं था कि सीयूईटी होना है, तो हमने डिस्ट्रैक्ट न होते हुए अपने बोर्ड्स पर जो है पूरा ध्यान दिया। क्योंकि पहले एक्चुअली क्लियर नहीं था कि सीयूईटी होगा भी कि नहीं होगा, उसका नाम कुछ और था। तो थोड़ा एक वेग आइडिया होगा कि क्या होगा आगे, तो आपने बोर्ड्स पे ध्यान दिया अपना। उसके बाद जनवरी में कंफर्म हो गया कि सीयूईटी होना है, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के हम उस पर थोड़ा ध्यान दे देते थे कि क्या मतलब प्रोसेस क्या चल रही है इसकी, उस पर क्या बातें चल रही हैं अभी। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका सिलेबस देखना स्टार्ट किया, तो सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा ही सेम था 12th का। तो हमने सोचा पहले 12th का अपना बोर्ड्स पे ध्यान देते हैं और उसके बाद सीयूईटी का प्रिपेयर कर लेंगे, रिविजन करना होगा उसमें तो आराम से कर लेंगे। तो मेरे बोर्ड्स जून में खत्म हुए थे, उसके बाद 15 जुलाई को सीयूईटी का फर्स्ट एग्जाम था और उसके बाद 18 अगस्त को दूसरा एग्जाम था। अच्छा, तो जैसा इन्होंने बताया कि इनके दिमाग में भी क्लैट था शुरुआत में, और ये अपने लॉ बैकग्राउंड से भी बिलोंग करती हैं। श्रेया के फादर एक लॉयर हैं। तो अच्छा, मैं थोड़ा अलग से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपके फादर एक लॉयर हैं, तो थोड़ा प्रेशर या थोड़ा एक रहा होगा कि आप क्लैट की फील्ड में जाओ, लॉ की फील्ड में जाओ, थोड़ा ये प्रेशर रहा कि नॉर्मल था? नहीं, नॉर्मल था। मतलब पापा ने कहा था कि अपनी चॉइस पे डिपेंड रहो, मतलब जो अच्छा लगता है, उस जो इंटरेस्ट है जिस फील्ड में उसमें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं जो इतना फ्रीडम देते हैं। वो अपने मन में जो सोच लेते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा भी वही करे। लेकिन बहुत अच्छे पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चे को वो करने देते हैं जो वो करना चाहता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने बताया। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सीयूईटी एग्जामिनेशन कॉमर्स बैकग्राउंड जब जो लोग जिनका होता है, उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपने सारे सब्जेक्ट्स बता दो। अकाउंटेंसी तो मेन सब्जेक्ट होता है, और इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, और 2 लैंग्वेजेस मैंने ऑप्ट करी थी, इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट्स 12th में थे वहीं आपके सीयूईटी के सारे सेम सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके सोर्सेस क्या थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब से प्रिपरेशन हो सकती है कि क्या किताबें पढ़नी पड़ेंगी, रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कि यस बहुत सारी सीयूईटी के कोचिंग भी लेते हैं। ठीक है, तो आपने कोई कोचिंग तो ली नहीं है, आपने सेल्फ प्रिपरेशन से, जो कि बहुत बड़ी बात है, वैसे क्लियर किया है। ठीक है, शब आप हमें ये बताइए कि आपकी जो 5 सब्जेक्ट्स थे उनकी पर्टिकुलरली क्या स्ट्रैटेजी थी। जैसे इकोनॉमिक्स की क्या स्ट्रैटेजी थी, अकाउंटेंसी की क्या स्ट्रैटेजी थी, बिजनेस स्टडीज की, और इंग्लिश और हिंदी की क्या स्ट्रैटेजी थी। एनसीईआरटी आपने बताई, वो सारे बच्चों को पता भी है, लेकिन सबको कैसे कवर करना है, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स से शुरू करिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में जो है वो पूरा जो है मतलब अच्छे से रीड करते जाना है, और उसमें जैसे मेन टॉपिक्स हैं,
तो उन्हें हाईलाइट करते चलना है, जैसे वो दिमाग में बात रहे। तो जैसे आप वो पढ़ रहे हैं तो ऐसे अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव बेस है, तो उस पे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे मतलब बीच से पूछेंगे ना वो कि ये कैसे हुआ, ये तो बहुत अच्छे से हमें डिटेल में उसको पूरा पढ़ते चलना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ने से एग्जाम निकलते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ज़्यादा किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने एक ही किताब को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तो आपका एग्जाम अच्छे से निकलेगा। तो ये चीज़ सोचना कि बहुत ज़्यादा किताबें, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल फॉलो करने से आप कोई एग्जाम आसानी से निकाल लोगे, या मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर ज़्यादा देने से, तो अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपने बेस पे काम नहीं किया है, तो उस पर जो इमारत आप बनाओगे वो कभी भी मजबूत नहीं खड़ी होगी। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे श्रेया ने बताया कि इकोनॉमिक्स की जो भी आपकी एनसीईआरटी है उस पर आप फोकस करिए, और जो आपकी दूसरी आपने बुक बताई वीके ओरी की किताब, उस पर आप फोकस करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी लोगों को जल्दी समझ नहीं आती, उतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, तो उसमें आप वीके ओरी की हेल्प ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में और कुछ श्रेया? और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें अगर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पूरा वीके ओरी से पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एनसीईआरटी के जैसे मेन टॉपिक्स, क्योंकि एनसीईआरटी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें बहुत सारी बातें दे रखी हैं जो 12th के सिलेबस में नहीं है, तो उसे आप छोड़ सकते हैं और मेन बातें आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी तो रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो 12th के सिलेबस में ही नहीं है। मतलब फिल्टर आउट करना है कि रेलेवेंट क्या है। सब चीजों के लिए आपको नहीं पढ़ना है, रेलेवेंट चीजें फाइंड आउट करनी, उनके लिए ही पढ़ना है। और रेफरेंस में मैक्रो से आप पढ़ेंगे तो मतलब वो पूरा कंसेप्ट बिल्ड कर देगा आपका, तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत अच्छी आपने स्ट्रैटेजी बताई इकोनॉमिक्स की। उसके बाद में हम आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट बाहुबली सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज की क्या स्ट्रैटेजी थी श्रेया, सीयूईटी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। बिजनेस स्टडीज तो एक्सक्लूसिवली पूरा एनसीईआरटी, हमने एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा है, और उसके लिए कोई रेफरेंस नहीं पढ़ी थी। और एनसीईआरटी से मतलब जैसा आपने बोला रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो उसे बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। मतलब 2-3 बार तो वो बुक पढ़ ही रखी थी, ये भी कम है, मतलब 4-5 बार वो बुक पढ़ रखी थी, क्योंकि जैसे आप एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हाँ, जैसे सारे टॉपर्स कहते हैं कि डोंट रीड 10 बुक्स वन टाइम, रीड 1 बुक 10 टाइम्स। वही फॉलो करना है। हर एग्जाम की चाबी यही है कि एक बुक को 10-15 बार पढ़ो तो समझ में आएगा। बीएसटी की स्ट्रैटेजी श्रेया ने जो बताई कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, 2 बुक से कि एक किताब है, वैसे एनसीईआरटी 2 किताब है, आप उनको एक्सटेंसिवली रीडिंग बिटवीन द लाइंस करिए, समझ के पढ़िए, आपका एनसीईआरटी से बीएसटी का प्रिपरेशन हो जाएगा। और कुछ बीएसटी के लिए कोई यूट्यूब चैनल आप सजेस्ट करना चाहोगे? सुनील पांडा चैनल है, उस पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आप वो लगा सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं सीयूईटी के लिए, क्वेश्चंस के लिए, तो आपको वो लगाने चाहिए। जैसे गोकुल छाबरा का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे तो उसे लगाते, तो जैसे ऐसा होता है कि वो गलत हो गया क्वेश्चन तो आपके माइंड में हमेशा वो रहेगा, तो आप उसे एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिए कि ये गलत हो गया, तो उसका सही आंसर एक बार लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो श्रेया कहना चाहती है मैं उसको थोड़ा इलाबोरेट करूंगी। जब आप किसी भी मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर या कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करवा देखते हो वीडियो से, आपको हमेशा ये नहीं करके छोड़ दिया, उसको हमेशा याद रखने के लिए नोट जरूर करना है। ठीक है, ताकि आप उसको एनालाइज नहीं करोगे तो गलती, जब आपने एनालाइज नहीं करी तो उसको इम्प्रूव कैसे करोगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नहीं करते हैं सबसे ज्यादा यही मिस्टेक करते हैं कि गलती हो गई, रॉन्ग कर दिया, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है वो नहीं देखा, तो वो आपको ध्यान देना है। जैसे बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ तो वो टॉपिक जैसे दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा हम लोग इतने सारे चैप्टर्स हैं उसे पढ़ के बैठे हैं, तो हो सकता है माइंड से स्लिप हो गया हो। तो जैसे आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके सामने वो टॉपिक आया है, तो आप जैसे वो गलत हो गया मान लीजिए, तब गलत हो गया, लेकिन अगर आप एक बार जाके फिर से आप उसे रिकॉल करेंगे, जाके बुक से फिर से उस टॉपिक को रीड करेंगे, तो वो फिर उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, वो एकदम दिमाग में छप जाएगा पूरा। वो जो क्वेश्चन होता है कि हाँ ये तो एक बार गलत हुआ और दूसरी बार सही करने के लिए भी उसको पढ़ाया। ठीक है, ये हो गई बीएसटी की स्ट्रैटेजी। इसके अलावा कोई और इसमें कुछ सोर्सेज हैं कि इतने ही सोर्सेज हैं? बीएसटी में तो इतना ही, बस आप क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ऑलराइट, इसके बाद में हम आ जाते हैं कि हमारा नेक्स्ट महाबली सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की किताबें भी बहुत थिक होती हैं, उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। अकाउंट्स मेन माना जाता है, लोग कहते हैं कॉमर्स मीन्स अकाउंट्स, तो अकाउंटेंसी के लिए क्या फॉलो किया आपने, कैसे उसकी प्रिपरेशन की, वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। बच्चे बहुत टेंस रहते हैं अकाउंटेंसी के बारे में जानने के लिए।
सो अकाउंटेंसी का जो सोर्सेस थे वो तो डीके गोयल बुक और दूसरी एनसीईआरटी। तो डीके गोयल बुक को बहुत अच्छे से मतलब क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करने हैं। तो अकाउंट्स में अगर आप जितने अच्छे से पहले तो अपना थ्योरी कंसेप्ट बिल्ड करिए कि आप थ्योरी एक बार बेस बना लीजिए अपना कंसेप्ट का, पूरा जब क्लियर हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आ जाइए। जैसे एक चैप्टर आपने खत्म किया है, एनपीओ जैसे खत्म किया, पूरा उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ट्रू। तो पूरा जब तक आपका जब बिल्कुल बिल्ड हो जाए आपका, तो आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। तो धीरे धीरे एक क्वेश्चन लगाएंगे, दो क्वेश्चन लगाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका बेस बनता चला जाएगा और आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अकाउंटेंसी तो पूरी प्रैक्टिस बेस्ड है। तो एक बार जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो तो आप सीधे क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मतलब अकाउंट्स के लिए आपकी इन शॉर्ट ये स्ट्रैटेजी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका अकाउंट जो है वो स्ट्रांग होगा। बेसिकली यही स्ट्रैटेजी रहेगी प्रैक्टिस की। अकाउंट्स के लिए कोई यूट्यूब चैनल है आपकी तरफ से? जी वही सुनील पांडा, वो बेस्ट चैनल है। आप उसके जितने क्वेश्चंस वो देना वो सारे लगा लेने चाहिए। हाँ। तो उस पूरा 12th में भी उन्हीं को पूरा फॉलो किया था। सुनील पांडा सर का तो, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ अपने दूसरे चैनल पे, तो मैंने भी उनको देखा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। बहुत अच्छा चैनल है उनका, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप फॉलो कर लेना। आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन वहां से हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी हो गई 3 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब आपकी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी भी आप स्ट्रैटेजी बता दो, क्योंकि 2 ही बचे हैं तो उनको क्यों छोड़ें। इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए इंग्लिश में तो वोकैबलरी आपकी बहुत अच्छे से बिल्ड होनी चाहिए। तो वोकैबलरी के लिए आप जैसे न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, या फिर जो है कोई नॉवेल्स, जैसे अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर टाइम नहीं है तो आप सिंपली यूट्यूब से, मोस्टली बच्चों ने तो सीयूटी के टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि आप वोकैबलरी 1 महीने में पूरी स्ट्रॉन्ग कर लें, तो बच्चों ने मोस्टली यूट्यूब से वोकैबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करी थी। और पूरा वोकैबलरी ईडियम्स और फ्रेजेस पे ही आया था। मतलब YouTube से उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको सर्च करना है बेसिकली CUET इंग्लिश प्रिपरेशन, जो भी वीडियोस आती हैं आप उनको फॉलो कर लो तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हिंदी के लिए क्या प्रिपरेशन थी आपकी? सेम हिंदी में भी, कि सेम हिंदी को भी यूट्यूब से ही करा था। कि हिंदी में भी वही आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसका मतलब पूछा जाएगा, या फिर पर्यायवाची विलोम शब्द ऐसे ही पूछे जाते हैं। अच्छा, मेरी पहले श्रेया से बात हो रही थी तो श्रेया ने बताया था कि जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उसको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, उसका आराम से हो जाएगा। अगर आपने 10th तक हिंदी पढ़ रखी है अच्छे से तो आपका अच्छे से हो जाएगा, बस आपको एक बार रिवाइज करना है। मतलब हिंदी इंग्लिश की इतनी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें टेंशन फ्री हो जाओ, 3 सब्जेक्ट्स पे आप मेजर फोकस करो। उसके बाद में आते हैं, चलो ये सब तो हो गई हमारी प्रेपरेशन की बात। हर स्टूडेंट की श्रेया अपनी कोई टेक्निक्स होती हैं पढ़ने की, उसको रिटेन करने की, एग्जाम्स में लिखने की या अटेम्प्ट करने की। आपकी सीक्रेट प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या थी वो आप हमारे व्यूअर्स को बताओ, क्योंकि सब बुक सबके पास होती हैं, प्रिपरेशन सब करते हैं, बट सबको SRCC जैसा कॉलेज नहीं मिलता है। तो उसकी आपकी क्या प्रिपरेशन टेक्निक थी? कोई 3 आप सीक्रेट टेक्निक्स अपनी बता दो। देखिए सीक्रेट टेक्निक्स तो यही थी कि जैसे वो तो सब पढ़ते हैं, जैसे बुक्स पढ़ ली, उसके बाद जैसा आपकी बताया कि आप जो है उसे पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कि यह इम्पोर्टेंट लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, तो जैसे उसे अपने नोट्स में लिख लेते थे। एक रजिस्टर हर सब्जेक्ट का अलग बना रखा था। जैसे अकाउंटेंसी में एक कंसेप्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, डिविडेंड पेड, वो हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो जैसे, और अब मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था। अच्छा। कि अगर इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये क्या होगा, तो ऐसे तो बच्चे ऑपरेटिंग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंपनी है और डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो ऑपरेटिंग हुई, लेकिन वो फाइनेंसिंग हर केस में होता है। तो इसे अपने नोट्स में एक बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं आप। तो जैसे एग्जाम के एक दिन पहले आप उसे देख सकते हैं, एक बार रिकॉल कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स, डीके गोयल बहुत मोटी बुक्स है, तो अगर आप एक बार नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको इतनी मोटी बुक्स पढ़ने की जगह सीधे एक बार नोट पे रिकॉल कर लीजिए और आराम से एग्जाम आप दे सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये श्रेया कहना चाहती है कि आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स मेकिंग तो जरूर करनी है। अगर आपको कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे CGL हो, वो चाहे क्लैट हो, नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। श्रेया की भी सीक्रेट प्रिपरेशन टेक्निक यही थी कि श्रेया ने भी नोट्स बनाए इंपॉर्टेंट चीज़ों के, ताकि एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें, रेलेवेंट चीज़ें रिवाइज की जाएं और वो याद रहें। नेक्स्ट आपकी दूसरी कोई सीक्रेट टेक्निक रही हो जो आपने फॉलो की हो? दूसरा ये है कि पढ़ते समय जब आप रीड कर रहे हो तो एक हाइलाइटर लेके बैठे हो, और जो आपको मेन बातें लग रही हो, जैसे आप उसे पूरा तो नहीं लिख सकते ना अपने नोट्स में, तो जैसे वो चीज़ आप हाईलाइट कर लीजिए। तो आप उस टॉपिक को, जैसे आपका सिलेबस खत्म हो गया तो आप दोबारा से जब रिवाइज करेंगे ना तो उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे।
अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने तीनों सब्जेक्ट्स में से नोट्स किस किस सब्जेक्ट के बनाए थे और किस में केवल हाईलाइटिंग से काम चल गया? बिजनेस स्टडीज में तो हाईलाइट से काम चल गया, उसमें बिल्कुल भी अच्छा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मतलब बिजनेस स्टडीज आप पूरा हाईलाइट हाँ। करके, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करके आप उसको कवर कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी की नहीं बनाई थी, उसमें भी ऐसे ही चल गया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़े नोट्स बनाए थे क्योंकि उसमें फॉर्मूलेस वगैरह हैं, तो उसमें पड़ जाती है जरूरत। और अकाउंटेंसी के बनाए थे क्योंकि उसमें थ्योरी कंसेप्ट है, तो उसमें बहुत सारी बातें रिकॉल करनी पड़ती हैं। अकाउंट्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको और मैक्रो के बनाने पड़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी आपकी हो जाएगी और बीएसटी भी आपकी हाईलाइटिंग से चल जाएगा काम। ऑलराइट, बहुत अच्छा बताया, ये पूरी स्ट्रैटेजी आपकी बहुत अच्छी थी। उसके अलावा प्रैक्टिस जैसे आपने बताई वो भी सीक्रेट टेक्निक है। श्रेया ने बताया पूरे इंटरव्यू में कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अकाउंट्स के क्वेश्चंस, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग ली कर पाएंगे जाकर के मेन एग्जामिनेशन में। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मेन मैन परफेक्ट, वो तो सबने सुना है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे ही आपका पूरा सिलेबस जो है खत्म हो जाए तो आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाने लगिए, मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, जैसे गलतियां हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ और पढ़ना ही बंद कर दें। आप पढ़ते भी रहिए साथ में। जैसे बिजनेस स्टडीज एक बार आपका खत्म हो गया तो आप ऐसा नहीं कि जैसे सिर्फ यूट्यूब पे ही बेस हो गए और सिर्फ वहीं क्वेश्चंस लगाने लगे। एक बार फिर से स्टार्ट करिए क्योंकि एनसीईआरटी है, सिर्फ आपको वहीं से पढ़ना है। तो अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जैसा कई बार जिक्र हो चुका है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। हर चैप्टर को, हर लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए, तो बिल्कुल डेफिनेटली वो क्लियर हो सकता है अच्छे मार्क्स से। ठीक है, चलो ये सब तो श्रेया बात हो गई पढ़ाई लिखाई की। अब आते हैं मेन डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि पढ़ाई तो चलती रहती है, डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों को सोशल मीडिया का। यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो, नीचे जो वीडियोस आ रही है वो भी आप देख रहे हो कि साथ साथ में क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद में बीच में नहीं अच्छा लगा इंटरव्यू तो वो खोल ली वीडियो, सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनिमे वीडियो हो सकता है। तो सोशल मीडिया का क्या आपका प्लान था? आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन या ड्यूरिंग बोर्ड्स आपके, या आपने बंद कर दिया था, या आप खुद ही बता दो कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव थी? देखिए, मेनली तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और बहुत ज़्यादा तो यूट्यूब मेरा चलता है। और यूट्यूब भी, मतलब यूट्यूब को तो जैसे बहुत सारी वीडियोस, जैसा बताया, बहुत सारे चैनल्स हैं, सुनील पांडा, और वो तो इसलिए यूट्यूब मेरा ज़्यादा चलता था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते थे, तो मेनली उसके लिए चलाते थे यूट्यूब। और इंस्टाग्राम तो उस समय हमने डिलीट कर रखा था क्योंकि इंस्टाग्राम क्यों बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इंस्टाग्राम, जैसे श्रेया ने बताया कि डिलीट कर रखा, आपको भी उस पर ध्यान देना है कि डिलीट करना ज़रूरी है जब प्रिपरेशन करी जाती है। बाद में आपने इंस्टॉल कर लिया, आप यूज़ करती हैं, ड्यूरिंग प्रिपरेशन इतना सा काम करना है कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है, ताकि आपका टाइम जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्ट हो। बेसिक आपका ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो उसके अलावा यूट्यूब का तो खैर पढ़ाई के लिए यूज़ करते ही हैं, बाकी आप ज़्यादा एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे, बाद में आप एक्टिव हुई हैं। और बाकी सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर रखी थी। तो जैसे आप रीड कर रहे हैं बुक से, और फोन तो जरूरी है, जैसे किसी चीज़ की मीनिंग सर्च करनी या कोई इवेंट है तो उसके बारे में थोड़ा और जानना है, तो जैसे आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि ऊपर से नोटिफिकेशन आई, इसको क्लिक करो, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया है, तो उसे म्यूट करना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मेन फोकस टॉपिक पे, जो कि है एसआरसीसी। बिलीव मी, मैं किरोड़ीमल कॉलेज से हूँ। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी तो मेरी एक इच्छा थी कि काश मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एसआरसीसी में एडमिशन होता, बट मेरा ऐसा सीन नहीं था। तो मैं हमेशा एसआरसीसी को बहुत ही अलग टाइप से देखती थी कि कितना अच्छा कॉलेज है, कितना बढ़िया कॉलेज है। आप उसमें पढ़ रही हैं, आपने मेहनत की उसके लिए, तब आप उस कॉलेज में गई। कॉमर्स का टॉप कॉलेज है, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, लोग सपने देखते हैं कि एसआरसीसी में हो जाए। तो अब कैसा लग रहा है श्रेया, जाने के बाद में एसआरसीसी में कैसा लग रहा है, आप ये बताओ। स्मॉल टाउन सीतापुर से, हम दोनों ही सीतापुर से हैं, तो स्मॉल टाउन से जब कोई बड़े शहर में जाता है तो वहां पे कॉलेज में कैसा लगा, आप ये बताओ। एसआरसीसी के बारे में क्या सोचा था पहले से? स्टार्टिंग में तो यही लगता था कि पता नहीं कैसा होगा, एक तो दिल्ली शहर, और ऊपर से मतलब उसमें वहाँ जाके कैसे रहेंगे, और ऐसा लग रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ मतलब बहुत दूर दूर के बच्चे, हर स्टेट के, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट कल्चर के बच्चे हैं, सबका एसेंट अलग है, सबका बिहेवियर अलग है, तो सबसे कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम होती है। एक कल्चरल शॉक लगता है जब हम बहुत छोटी जगह से बड़ी जगह जाते हैं, या बेसिकली दिल्ली जो भी जाता है उसको कल्चरल शॉक लगता ही लगता है, क्योंकि दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं, रह रहे हैं वहाँ पे, जॉब कर रहे हैं, तो होती है मुश्किल। एसआरसीसी में जब आप गए कॉलेज में, फर्स्ट डे कैसा रहा था?
फर्स्ट डे तो अपने पेरेंट्स के साथ गए थे, तो उस दिन नॉर्मली लग रहा था। फिर जब पहली क्लास अटेंड करी टीचर की, तो वो टीचर जो थी रीना चड्ढा मैम है, वो बहुत ही अच्छी टीचर। उनको देख के अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ रही थी, क्योंकि वो उनकी एज एक तो 60 इयर्स है, और इतनी 60 इयर्स की एज में इतने इंथुजियाज्म के साथ वो पढ़ा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसे टीचर को, और वो भी इतनी अच्छी, अपने आप को भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, अपने आप को मेंटेन रख के आप इतने नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हैं। मतलब एक जो सेल्फ वर्थ क्रिएट करने का सिस्टम होता है वो इंस्पायर करता है कि लोग 20-21 साल में सोचते हैं कि अरे जिंदगी में क्या रखा है, क्या करेंगे, या कोई इंस्पायरिंग चीजें नहीं करता या देखता है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को लाइव देखो कि अरे ऐसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं, तो अपने आप में हौसला बढ़ता है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, या हम भी मेंटेन रह सकते हैं, इंथुजियाज्म के साथ में लाइफ बिता सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा श्रेया ये बताइए कि मेजरली जब आप वहाँ पे गई तो क्लास में फ्रेंडशिप्स कैसे हुई, मतलब आपस में कम्युनिकेशन कैसे हुआ शुरुआत में? स्टार्टिंग में तो थी, मतलब उस दिन तो 2 बच्चों से पहले से ही मेरी इंस्टा पे फ्रेंड्स बने थे वो, तो उनसे ही थोड़ी बात हुई थी। और उसके बाद क्लासेस बदलती गई, तो उस दिन क्योंकि मुझे पीजी भी लेना था, तो उस समय बहुत जल्दी में थे, तो 3 क्लासेस हुई थी शायद उस दिन, 3 क्लासेस हुई थी। और उसके बाद वो 3 क्लासेस अटेंड करके हम अपने पेरेंट्स के साथ निकल गए थे। फिर उसके बाद जब सेटल हो गए वहाँ पे, फिर धीमे धीमे फ्रेंडशिप होने लगी। मतलब जैसे ऐसा नहीं, पहले लगता था कि बहुत ही अलग टाइप के बच्चे होंगे, बिहेवियर बहुत अलग होगा, लेकिन फिर धीमे धीमे सभी फ्रेंडली नेचर के बच्चे थे। फिर धीमे धीमे सबसे फ्रेंडशिप होती गई। एक्चुअली ये होता है, जब हम बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि मतलब अलग अलग टाइप से बच्चे होंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने टाइप के लोग नहीं मिलते हैं, तो हमें ढूंढने पड़ते हैं कॉलेज में कि यार मेरे जैसे बच्चे हैं भी कि आपसे थोड़ा अलग बिहेवियर की कोई लड़की है, फ्रेंडशिप नहीं हुई या वाइब नहीं मैच की, तो मुश्किलें हो जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा शायद क्या क्या डिफिकल्टीज आई दिल्ली में बेसिकली, क्योंकि दिल्ली तो कभी भूकंप आ रहा है दिल्ली में, कभी बारिश ज़्यादा हो रही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रहती है, तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा लगा आपको दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में एक तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, तो उससे हेडेक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उससे बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगी थी, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक, जैसे कॉलेज से आप आ रहे हो तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक दिन। और नेक्स्ट पोल्यूशन, बिल्कुल पोल्यूशन तो बहुत ही, मैं जब वहाँ थी तो मुझे तो सांस नहीं आती थी पोल्यूशन की वजह से, तो वो एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। बिल्कुल। उसके अलावा और क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? पहले प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं, फिर वहाँ पे क्या अच्छा लगा ये भी पूछेंगे। तो श्रेया, हम बात कर रहे थे आपको दिल्ली में क्या डिफिकल्टीज हुई, तो आप बता रही थी कि काफ़ी सारी डिफिकल्टीज हुई, ट्रैफिक की डिफिकल्टी है और भी अनगिनत डिफिकल्टीज है दिल्ली में। स्मॉल टाउन से आप जब बड़े शहर में जाते हो तो मुझे जो होता था डिफिकल्टी, वो है घर की बहुत याद आती थी, और बाहर रहो पीजी में फ्रेंड्स के साथ में पूरा पूरा दिन नहीं रह पाता है इंसान, उसको घर का खाना याद आता है, घर के लोग याद आते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, जब पहले पहले तो पीजी में गए हैं, तो जैसे घर का एनवायरनमेंट बहुत शांत एनवायरनमेंट रहता है, तो उसमें आपको पढ़ते ही बनता है अच्छे से, और शांत एनवायरनमेंट रहता है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहती है। Exactly. और जब पीजी में रहना शुरू किया, तो वहाँ पे जैसे बाहर का बहुत ज़्यादा बाइक्स वगैरह की आवाज़ें आ रही, बुलेट वगैरह की बहुत तेज से आवाज़ें आ रही। और फिर पीजी में जैसे बच्चे चिल्ला रहे हैं, जैसे रात में आप सो नहीं पा रहे हो, आप सोने जा रहे हो, तो जैसे बच्चे पार्टी कर रहे हैं या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो है, दिल्ली में पार्टीज इतनी होती हैं और इतना शोर होता है कि पीस जो होती है पढ़ाई के लिए वो आपको नहीं मिलती है, तो ये है डिफिकल्टी, ये तो एक रियल प्रॉब्लम है। उसके अलावा घर की याद तो आती होगी श्रेया, वहाँ पे वीडियो कॉल करती होगी डेली? हाँ, घर पे तो जैसे वीडियो कॉल कर ली तो थोड़ा मतलब रिलैक्स फील होता था, उसके बाद अपना पढ़ाई पे ध्यान दे लो। आगे का फ्यूचर प्लान लगभग क्या सोच रखा है कि क्या करोगी, कि लाइफ एंजॉय करोगी अभी कॉलेज लाइफ? क्योंकि कॉलेज लाइफ एंजॉय करना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे टाइम में 2 साल लॉकडाउन था, तो मुझे उसकी वैल्यू पता है कि कॉलेज लाइफ आप जब नहीं एंजॉय करते हो तो आप किन चीज़ों को मिस आउट कर देते हो। तो आपका क्या प्लान है? आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगी, फिर कभी फ्यूचर के बारे में सोचोगी क्या? अभी सीन क्या है? अभी तो देखिए एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद से सेकंड ईयर से सोच रहे हैं कि मतलब एक अच्छे सीरियसली पढ़ाई करनी है, और क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं कॉलेज से, तो प्लेसमेंट लेने की सोचा है अभी तो, और साथ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो SRCC से तो सारे बच्चे जानते हैं कि प्लेसमेंट कितने हाई पैकेजेस के होते हैं, तो SRCC मिल गया तो इंसान को एक टेंशन जो है वो टल जाती है कि चलो प्लेसमेंट तो अच्छा होगा। तो विद इन कॉलेज भी काफ़ी कंपटीशन रहता होगा श्रेया कि प्लेसमेंट कौन अच्छी लेगा, कौन सी कंपनी किसको मिलेगी, तो वो सभी आप उसकी लिए रेडी हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे मतलब बहुत ही ओवर स्मार्ट बच्चे, या कभी कभी आपको लगेगा कि आपसे बहुत अच्छे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कभी कभी लगेगा कि जैसे खुद को कुछ आता ही नहीं है, बाकी बच्चे बहुत आगे हैं आपसे। हाँ, और फिर जब ऐसे आप वर्क करना, क्योंकि तभी आप, जैसे आपका कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है, तभी आप उस पर वर्क करना स्टार्ट एग्जैक्टली करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी है। लोग समझते हैं कि जहाँ बहुत कंपटीशन है वहां से निकल जाना चाहिए, बट निकल जाना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप जिस कंपटीशन में हैं, आपने जिस चीज़ में एंटर किया है, आप जितना वहां से सीखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आप एक बेटर पर्सनैलिटी बन के बाहर आओगे। स्पेशली आप डीयू में है श्रेया, डीयू जो है वो जाना जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप डिफरेंट सेलिब्रिटीज और एलुमनाइज को देखते हैं। अभी किरण बेदी आई थी SRCC में, श्रेया ने मुझे बताया। तो इन सब लोगों को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। तो अभी आपके फेस्ट चल रहे हैं आई गेस। जी। तो अभी फेस्ट का क्या मतलब एक्साइटमेंट था कि आप तो घर आ गए तो फेस्ट तो आपका छूट गया, तो अभी कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट तो सभी को रहता है, लेकिन फिर घर भी देखिए 4 महीने बाद आए, और उसके बाद फिर से 4 महीने बाद ही आना है। हाँ, तो फिर ऐसे तो एंजॉय कर रहे हैं अभी घर में भी। फोमो भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी हाँ। आपके 2 साल बाकी हैं, हम्म। उसमें आप फेस्ट एंजॉय करना है। डीयू की लाइफ आपको कैसी लगी? अच्छी लगी डीयू की जो जिंदगी है, स्पेशली नॉर्थ कैंपस की? हाँ, बहुत अच्छी लगी ड्यू की जिंदगी, मतलब सब कुछ अच्छा है। बाकी बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, फ्रेंडली नेचर के बच्चे हैं, तो उनसे आप अगर धीमे धीमे, जैसे बात आपको अपने टाइप के बच्चे मिल ही जाते हैं, फिर धीमे धीमे उनसे फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। एग्जैक्टली जितना आप अपनी पर्सनालिटी लूज नहीं करोगे, आपको आपके जैसे ही और लोग मिल जाएंगे। अच्छा श्रेया, आपने बताया था कि आपको कविताओं में इंटरेस्ट है, तो आपको कोई 2 लाइन कोई कविता की याद हो, अगर आप हमारे व्यूअर्स को 2 लाइन सुना दो, क्योंकि थोड़ा सा इसको फन सेगमेंट भी रख लेते हैं। आपको 2 लाइन जो भी कविता की याद आ रही हो तो वो आप बोल दो, कोई शायरी याद आ रही हो। तो एक शायरी जो अभी हाल ही में कहीं पढ़ी थी कि सूरज से तू हौसलों की खैरात न मांग, सूरज से तू हौसलों की खैरात न मांग, तो जुगनू ही सही अपने जुनून पर विश्वास रख। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो हमारे कंटेंट से रिलेट कर गया। बिल्कुल सही बात बोली जो इन्होंने बताया। उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिए कि इसका मतलब क्या था। इसका मतलब यही है, जैसे आपको कभी कभी लगता होगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि आपसे बहुत ओवर स्मार्ट बच्चे हैं, कि उनसे मतलब पूछ लेते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी, आप दिन भर उसे फ़ोन करके पूछ रहे हो कि वो दिन भर क्या करता है, तो आप उसे छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर डेवलप, अपने आप को डेवलप करें ऐसा एग्जैक्टली कि आप उसमें टॉप कर जाएं। तो अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि आपको दूसरों से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, एक रोल मॉडल बना लीजिए और उन्हीं को देख के आप सीखिए। ये नहीं है कि आप, जैसे टॉपर होता है तो कई बच्चे होते हैं जो पूछते करते हैं कि उसमें ये उस वक्त क्या कर रहा होगा, ये कैसे पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है, तो उसे एग्जैक्टली छोड़ के आप अपने ऊपर फोकस करिए। हर चीज का सोल्यूशन ही यही है कि आप जितना सेल्फ पे फोकस करोगे आप उतना ही ऊपर जाओगे। अगर यही सोचते रहोगे कि सामने वाला क्या कर रहा है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, तो वो आप उतने ही लिमिट में रह जाओगे, आप सेल्फ पे काम नहीं कर पाओगे। तो वो आपको ध्यान देना है। हर जगह बड़ी सी बड़ी जगह में जो खुद में रहता है या जो खुद से इनलाइट होता है तो वो अपना नाम अपने आप क्रिएट कर लेता है। सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा हमने हर चीज़ के बारे में बात करी श्रेया की, कॉलेज लाइफ के बारे में बात करी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी। अब श्रेया पहले थोड़ा सा लास्ट में ये बता दो कि ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, यहाँ पे आने में कैसा लग रहा है? करियर नारी का ये फर्स्ट एपिसोड है, क्योंकि हमारे पास कॉमर्स की बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, तो मैंने सोचा कि श्रेया को बुलाते हैं। SRCC की इतनी अच्छी स्टूडेंट हैं, तो इनका इंटरव्यू लेते हैं और बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहती है CUET की। मेरे साथ में यहाँ पे आज इंटरव्यू के एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, आप वो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ बहुत बहुत शेयर शुक्रिया करके। तो ठीक है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा श्रेया आपसे बात करके। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा और कंटेंट अपने चैनल पे डालते रहें। लास्ट में आप कोई मैसेज बच्चों को देना चाहेंगी, कोई मोटिवेशन टिप देना चाहेंगी, क्या करना चाहिए? उसके बाद में हम इस इंटरव्यू को क्लोज करते हैं। मोटिवेशन टिप तो यही है कि अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि कई बार जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं होगा, कि ऑल इंडिया एग्जाम है, कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे, जैसे दिल्ली है तो ऐसा लगता है कि दिल्ली तो बहुत ज़्यादा, वहाँ की पढ़ाई पूरी अच्छे स्कूल्स हैं, वो बच्चे बहुत अच्छे होंगे हमसे। तो ऐसा अपने दिमाग में नहीं लाना है, आपको अपनी मेहनत करनी है और फिर आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा उस पर। तो आपको डाउट नहीं करना है अपने आप को। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया अपनी टिप्स। अब आपने इस टिप को सुना है, आपने इस स्ट्रैटेजी को सुना है। CUET एग्जामिनेशन की लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 30 मार्च है, जहाँ तक मुझे मालूम है।
उसके आगे पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी डिटेल्स मेरे चैनल पे आती रहेंगी। इस चैनल पे पर्टिकुलरली मैं आगे इंटरव्यूज़ आपको लाती रहूँगी, बहुत सारे अच्छे प्लेस्ड बच्चों की जिनका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है या बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और करियर में आपको क्या करना है, इसके लिए हमेशा फोकस रहिए। और धीरे धीरे करके आप जितना फोकस करेंगे, जितना ध्यान देंगे, आपके रास्ते अपने आप क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू विल बी डूइंग वेल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।